Okay. So yesterday we started with this particular right of lien, correct? We read the rules and we also read the applicability. ठीक है? Now today we are studying termination. Termination का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना. ठीक है? तो what is the subheading? Termination of right of lien. ठीक है? मतलब इस टॉपिक के अंदर we will study some 3 to 4 points which will speak कि ये राइट ऑफ लीन कब खत्म हो जाता है, कब खत्म हो जाता है. ठीक है? नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस कंसेप्ट लेट मी टेल यू वन थिंग. ये जो आपने ऊपर डायग्राम बनाया है, ठीक है, राइट ऑफ लीन ऑलवेज कम्स फर्स्ट. उसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है. मतलब इन शॉर्ट कहने का क्या है कि जब राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा तब राइट ऑफ स्टॉपेज स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है? सो अगेन जैसे मैंने आपको कल बताया था इवेंट वाइज. ठीक है? सो व्हेन आई यूज द वर्ड इवेंट, व्हाट डज दैट मीन? ऑर्डर वाइज. तो पहले कौन सा राइट मिलता है अनपेड सेलर को? अनपेड सेलर विल ऑलवेज गेट द राइट ऑफ लीन. जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टॉपेज वाला स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज द सेकेंड राइट. ठीक है? सो व्हाट आर वी स्टडिंग हियर? वी आर स्टडिंग कि जो राइट ऑफ लीन है ये खत्म कब होगा. ठीक है? अच्छा, राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? अपने कब्जे में रखना. टू कीप इट इन योर कस्टडी टिल पेमेंट हैज बीन मेड. करेक्ट? सो लेट अस रीड कि टर्मिनेट कब होता है. फर्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर or to a bailee. Let me highlight this. When goods are delivered to a carrier or to a bailee. मतलब क्या? देखो सपोजिटली ये सेलर है, ये गुड्स इसके पास पड़े हुए हैं. ठीक है? गुड्स आर इन हिज पोजेशन. तो हम क्या सोचेंगे? इफ गुड्स आर इन हिज पोजेशन दैट मीन्स ही हैज एक्सरसाइज्ड व्हिच राइट? ही हैज एक्सरसाइज्ड राइट ऑफ लीन. ठीक है? अब ऐसे मान लो कि सेलर ने ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स उसने बायर के कैरियर को या बायर के बेली को दे दिए हैं. तो जब उसने वो गुड्स का पोजेशन बायर के कैरियर को या बायर के बेली को या बायर के एजेंट को गुड्स दे दिए, दैट मीन्स उसका पोजेशन वो गुड्स के ऊपर से खत्म हो गया. So this is what exactly we are going to study, that at this moment when he transfers these goods to the buyer's carrier or to the buyer's agent. ठीक है? जब वो गुड्स बायर के कोई पर्सन को दे देता है तब राइट ऑफ लीन ऑफकोर्स खत्म हो जाएगा. क्योंकि राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? अपने कब्जे में रखना, अपने पोजेशन में रखना. तो जब उसने गुड्स बायर के एजेंट को दे दिए तो राइट ऑफ लीन तो वहीं खत्म हो जाएगा. Correct? Let us read the content. Okay. When the unpaid seller delivers the goods to a carrier or the bailee for the purpose of transmission. Transmission मतलब क्या? भेज देना. For the purpose of transmission to the buyer without, यहाँ से important है, without reserving the right of disposal, he loses his right of lien. मतलब क्या? जब सेलर वो गुड्स बायर के कोई बेली को, बायर के कोई कैरियर को या बायर के कोई एजेंट को गुड्स दे देता है, ओके, फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर, उस वक्त ही विल लूज हिज राइट ऑफ लीन. अच्छा, इस केस में जब उसने गुड्स दे दिए हैं एंड ही हैज नॉट रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल. ये सुनो अब क्या है, ये हमने ऑलरेडी यूनिट 3 में कवर किया है, reservation of right of disposal. Now supposedly, let me erase this part. अगर मैं right of reserving रखती हूं तो इसका मतलब क्या होता है? Now I am the seller. ठीक है?
मैंने यहाँ पर गुड्स कुरियर करवाए हैं बायर को, ठीक है। तो ये जो कुरियर वाला है, मैंने इसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए। मैंने कौन? आई एम द सेलर। आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शंस टू दिस पर्सन और टू दिस एजेंट कि बायर को गुड्स तब देना जब वो तुम्हें इमीडिएट पेमेंट दे। बायर को गुड्स तब देना जब वो तुम्हें इमीडिएट पेमेंट दे। तो यहाँ पर मैंने कैरियर को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। So when I give instructions, when I give an order, when I give particular directions, okay, what does that mean? That I have reserved the right. यहाँ पर क्या लिखा है? Without reserving the right. मतलब मैंने यहाँ पर ये जो कैरियर है, बेली है, एजेंट है, मैंने उसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं। So when I'm not giving instructions, वो तो डायरेक्टली जाके बायर को दे देगा, राइट? He will not ask for payment. तो यहाँ पर हुआ क्या है, मैंने गुड्स कैरियर को दे दिए हैं, या तो मैंने बेली को दे दिए या एजेंट को दे दिए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैवंट इवन रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल। तो वहीं का वहीं मेरा ये जो राइट ऑफ लीन है वो खत्म हो जाएगा। ओके, लेट अस रीड द पार्ट अगेन। अब देखो आपको समझता है क्या? डाउट है तो पूछो। ओके, गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और टू अ बेली। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब इसके अंदर कंटेंट क्या लिखा है? When the unpaid seller delivers the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer, without reserving the right, he loses his right of lien. ठीक है? अच्छा, ये जो नेक्स्ट लाइन है उसे हाईलाइट करना। क्या लिखा है? Here it is important to note that once lien has been terminated, it cannot be revived. Once lien has been terminated, it cannot be revived. इसका मतलब क्या है वो सुन लो। अगर एक बार एज अ सेलर मैं राइट ऑफ लीन खो बैठती हूं, उसके बाद वापस से आई कैनॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। मतलब क्या? वंस राइट ऑफ लीन हैज बीन टर्मिनेटेड, इट इज टर्मिनेटेड फॉर एवर। ठीक है, मतलब वो गुड्स के ऊपर मैं वापस से राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। Once it is terminated, it is terminated. ठीक है, तो देखो वही लिखा है, once the lien has been lawfully terminated, it cannot be revived. मतलब क्या? एक बार अगर खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं वापस वही गुड्स के ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है ना? ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आप ये नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दैट एग्जाम्पल। इट एक्सटेंड्स टू द नेक्स्ट पेज। Okay, let me read the example. Okay, pehle first again we'll read out the line. Here it is important to note that once lien has been lawfully terminated, it cannot be revived. ठीक है, अब example क्या कहता है? A seller sold 100 bags of wheat to the buyer and delivered them to the buyer's shipping agent, who put the goods on board. तो यहाँ पर I'll first write down. तो ये सेलर है। A seller sold 100 bags of wheat. कितने सेल किए? 100 bags of wheat. ठीक है, and delivered them to the buyer's agent. किसको इसने डिलीवर किए हैं? इसने बायर के एजेंट को डिलीवर कर दिए। ठीक है, who put the goods on board, मतलब वो शिप थ्रू लेके जा रहा था। कौन? बायर का एजेंट was taking these goods through sea route. ठीक है, ऑन बोर्ड मतलब क्या? थ्रू सी रूट। ठीक है, और बायर का एजेंट किसके पास लेके जाएगा? ऑफ कोर्स बायर के पास लेके जाएगा। करेक्ट। तो व्हाट इज द ऑर्डर? पहले सेलर ने बायर के एजेंट को गुड्स दिए, फिर अब बायर का एजेंट बायर के पास लेके जाता है गुड्स। ठीक है, थ्रू सी रूट। ओके, आगे देखो क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। लेटर द गुड्स वर रीलैंडेड एंड सेंट बैक टू द सेलर फॉर पैकिंग, फॉर रीपैकिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब ये बायर का एजेंट बायर के पास लेके जाता है गुड्स, सो बायर फाइंड्स दैट दीज गुड्स हैव नॉट बीन पैक्ड प्रॉपर्ली। बायर को लगता है कि ये जो गुड्स आए हैं सेलर से, ये गुड्स बरोबर से पैक्ड नहीं है। तो बायर क्या करता है? बायर सेंड्स बैक दीज गुड्स टू द सेलर। What does the buyer do? The buyer sends back these goods to the seller for what?
फॉर रीपैकिंग। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, while the seller was in possession, तो अब गुड्स का पोजेशन वापस किसके पास आ जाता है? सेलर के पास आ जाता है, करेक्ट? ओके, while the seller was in possession of the goods, the buyer becomes insolvent. Let us highlight this part. अच्छा, पोजेशन किसके पास है? ये गुड्स अब सेलर के पास आ गए, करेक्ट? क्योंकि बायर ने इसे वापस भेज दिए क्योंकि पैकिंग अच्छे से नहीं हुई थी। सो बायर सेंड्स दीज गुड्स बैक टू द सेलर। अब आगे क्या हुआ? अब while the seller was in possession of the goods, the buyer becomes insolvent. तो जब अब ये गुड्स सेलर के पास थे और सेलर उसे वापस से रीपैक कर रहा था, उस दौरान बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो कहीं ना कहीं जब सेलर वो गुड्स को रीपैक कर रहा है, उसे पता चल जाता है कि बायर तो वहां पर इंसॉल्वेंट हो चुका है। सो नाउ सेलर को ये डर लगता है कि अगर मैं ये गुड्स वापस डिलीवर करवाऊंगा तो ये तो मुझे पेमेंट नहीं देगा, करेक्ट? ही विल नॉट गिव मी द पेमेंट। व्हाई? बिकॉज बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये गुड्स को अपने पास ही रखता हूं, और पास रख के व्हाट एम आई एक्सरसाइजिंग? आई एम एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लीन, करेक्ट? सो सेलर इज इन द फियर दैट I will not send the goods back to the buyer because buyer has become insolvent. So there is no point in sending the goods back to him because he will not pay me. So better than sending back to him, I will keep these goods with myself. ठीक है? तो देखो आगे क्या होता है. Now the seller refuses to redeliver the goods to the shipping agent except on payment of price. मतलब क्या? अब सेलर ये कह रहा है कि ये गुड्स को मैं अपने पास ही रखूंगा, अपने पोजेशन में रखूंगा, और तब तक अपने पोजेशन में रखूंगा जब तक इसका प्राइस नहीं मिल जाता है मुझे. सो माय क्वेश्चन टू यू इज दिस अलाउड? जो सेलर ये कर रहा है, क्या ये अलाउड है? ओके, तो आपने जो अभी आंसर किया है दैट नो, ये जो सेलर यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा है टू कीप द गुड्स विथ हिमसेल्फ, he cannot keep the goods with himself. मतलब वो गुड्स के ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, करेक्ट? तो आपने इसके ऊपर आंसर दिया है दैट he cannot exercise the right of lien. मतलब उसको गुड्स कैसे भी करके बायर को देने ही पड़ेंगे, करेक्ट? अच्छा, अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये राइट ऑफ लीन क्यों एक्सरसाइज नहीं कर सकता है? ये रीजन सुनो, ये रीजन ये वाले लाइन में है. क्या रीजन है? Here it is important to note that once lien has been terminated, it cannot be revived again. मतलब क्या? देखो, उसने सेलर ने पहले बायर के एजेंट को दिए थे गुड्स, करेक्ट? फिर ये बायर का एजेंट बायर के पास लेके गया. तो जब सेलर ने बायर के एजेंट को गुड्स दिए, उस वक्त राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है. जब उसने बायर के एजेंट को गुड्स दिए सो दैट वो आगे बायर के पास लेके जाए, उस वक्त राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है. सो हमने यहाँ पर ये लाइन में पढ़ा क्या है? दैट वंस राइट ऑफ लीन हैज बीन टर्मिनेटेड, इट कैन नॉट बी रिवाइव्ड अगेन. तो आपका रीजन ये होना चाहिए दैट सेलर हैज ऑलरेडी लॉस्ट द राइट ऑफ लीन व्हेन ही डिलीवर्ड द गुड्स टू द बायर्स एजेंट. उसके बाद बायर का एजेंट बायर के पास लेके गया, करेक्ट? फिर बायर को लगा कि ये पैकिंग बरोबर से नहीं है, तो इसने वापस से गुड्स सेलर को रीसेंड कर दिए. अब गुड्स का पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास है, करेक्ट? तो क्वेश्चन ये है दैट कैन द सेलर एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ऑन दीज गुड्स? द आंसर इज नो. व्हाई द आंसर इज नो? बिकॉज वंस लीन हैज बीन टर्मिनेटेड, वो वापस से आप उसके ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. ठीक है? तो देखो, जो नेक्स्ट पेज पे जो कंटिन्यूड एग्जाम्पल है उसमें भी रीजन यही लिखा हुआ है. हाँ, देखो यहाँ पर लास्ट लाइन से स्टार्ट होता है आंसर. दिस वॉज नॉट अलाउड एज गुड्स वर डिलीवर्ड टू द एजेंट by the seller. The goods were delivered to the agent by the seller without reserving the right of disposal. So he has lost his right of lien. So he cannot get the lien revived once it has been terminated. मतलब क्या?
वो राइट ऑफ लीन को वापस से एक्सरसाइज नहीं कर सकता है वंस इट हैज बीन टर्मिनेटेड। मतलब एक बार राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप उसको वापस से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीबडी। सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर हमने पढ़ा कि राइट ऑफ लीन कब खत्म होगा। ठीक है, नाउ लुक एट द सेकेंड पॉइंट। When the buyer lawfully obtains the possession of goods, here the seller loses his right of lien. मतलब क्या, ये again if you say this is just a continuation point of point number 1, यहाँ पर अगर सेलर के पास गुड्स हैं और वो गुड्स बायर को या बायर के एजेंट को ट्रांसफर कर देता है गुड्स, तो जब ये गुड्स चले जाएंगे इनके पास तो इसका राइट ऑफ लीन तो खत्म हो जाएगा। करेक्ट, दिस इज अगेन अ सिंपल पॉइंट, इसके अंदर कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है, अपने पास रखना। तो अगर सेलर बायर को दे देता है गुड्स या बायर के एजेंट को दे देता है गुड्स, तो बात तो वहीं खत्म हो जाती है, राइट ऑफ लीन वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। करेक्ट, तो द सेकेंड पॉइंट इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट 1। ओके, क्या लिखा है, when the buyer or his agent lawfully obtain possession of goods, here the seller loses his right of lien। क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 3 देखो, where the seller waives his right of lien। मतलब क्या, वेव का मतलब क्या होता है? अब देखो सुनो, अब मैं हूं सेलर, ठीक है, ये गुड्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैंने कौन सा राइट एक्सरसाइज किया है, मैंने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया है। ठीक है, अब मैं खुद से होके ये गुड्स बायर को दे देती हूं, जबकि बायर ने अब तक मुझे पेमेंट किया भी नहीं है, बायर हैज नॉट येट पेड मी, बट उसके बावजूद मैं वो गुड्स बायर को दे देती हूं। सो हियर व्हाट एम आई डूइंग, आई नो दैट आई हैव द राइट ऑफ लीन, बट मैं खुद से होके राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज नहीं कर रही हूं। व्हाट डज दैट मीन, आई एम वेविंग ऑफ द राइट। मतलब मैं बोलती हूँ ठीक है छोड़ो जाने दो, मतलब आई नो एज अ सेलर दैट आई हैव द राइट ऑफ लीन ऑन दीज गुड्स, आई हैव राइट ऑफ लीन ऑन दीज गुड्स, बट स्टिल आई डिलीवर द गुड्स टू द बायर। तो यहां पर मैंने किया क्या है, I know that I have a particular right, but I am willingly not exercising that right. So that means I am waiving of the right. Waive करना मतलब क्या, जाने देना। मुझे पता है कि मेरा कोई राइट है, पर मैं खुद से होके वो राइट को एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, और मैं खुद से होके ये गुड्स बायर को डिलीवर कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेरा राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा। करेक्ट, लेट अस रीड। तो वेव ऑफ का मतलब क्या होता है, आई नो दैट आई हैव सर्टेन राइट्स, but still I'm not exercising those rights. So what am I doing? I am waiving off the right. ठीक है, क्या लिखा है, when the seller waives off his right of lien either expressly, मतलब क्या, अब यहाँ पर ब्रैकेट में expressly का मतलब लिखा हुआ है, where contract of sale provides that seller shall not retain possession even if the price has not been paid। मतलब क्या, अब देखो, सेलर और बायर के बीच में अग्रीमेंट बनेगा, ये अग्रीमेंट के अंदर ये क्लॉज लिखा हुआ है, क्या क्लॉज लिखा हुआ है, कि अगर बायर पे नहीं करता है उसके बावजूद सेलर को गुड्स बायर को सेंड करने ही पड़ेंगे। अच्छा, अब ये आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि ऐसे कैसे क्लॉज लिखा है। देखो, अगर अग्रीमेंट के अंदर कोई क्लॉज लिखा है, दैट इज इम्प्लाइड कि दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली अग्री किया है। अगर आप यहाँ पर टेक्निकलिटीज देखोगे, सो यू विल फील कि इसमें तो सेलर का नुकसान हो गया, राइट, बिकॉज दिस क्लॉज इज पर्टिकुलरली इन फेवर ऑफ द बायर, राइट। व्हाट इज क्लॉज में लिखा क्या है, दैट इवन इफ द बायर इज नॉट पेइंग द अमाउंट, नॉट पेइंग द प्राइस, स्टिल द सेलर हैज टू गिव द गुड्स टू द बायर। तो देखो, लेट अस रीड द पार्ट विच इज रिटन इन द ब्रैकेट, वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल provides that seller shall not retain the goods even if the price has not been paid। तो ये क्लॉज में आपने मेंशन कर दिया है,
और यहाँ पर अग्रीमेंट के नीचे दोनों पार्टीज का सिग्नेचर होता है, which denotes that both the parties mutually agree to all the clauses which are written in the agreement. तो ये क्लॉज क्यों है, ये क्लॉज तो बायर के ज्यादा फेवर में है, सेलर का नुकसान हो रहा है, ये आपको सोचना नहीं है, ठीक है। एनीथिंग व्हिच इज रिटन इन द अग्रीमेंट इज बीन म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर बायर पे नहीं भी करता है ना तो भी सेलर को कुछ देने ही पड़ेंगे। तो अगर सेलर कुछ दे देगा तो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज, उसका राइट ऑफ लीन वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ईदर एक्सप्रेसली और एक है वर्ड, और ईदर इम्प्लाइडली और इम्प्लाइडली। अब इम्प्लाइडली का ब्रैकेट देखो, ग्रांटिंग अ फ्रेश टर्म ऑफ क्रेडिट फॉर पेमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, इसका मतलब देखो क्या होगा, एक तो हमने एक्सप्रेसली देख लिया, अब इम्प्लाइडली का मतलब सुनो क्या होगा। जहां पर सेलर ने गुड्स बायर को दे दिए हैं, गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, पर पेमेंट ऑफ कोर्स अब तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पर इम्प्लाइडली का वर्ड क्या होता है, सेलर बायर को कहेगा दैट टेक 2 more months टू गिव मी द पेमेंट। तो यहाँ पर सेलर ने क्या किया है, ही हैज गिवन फ्रेश पीरियड ऑफ क्रेडिट। अच्छा, गुड्स तो चले गए हैं बायर के पास, ठीक है, उसका कुछ नहीं है, गुड्स हैव बीन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू द बायर, पेमेंट अब तक पेंडिंग है। तो सेलर क्या करता है, सेलर बोलता है बायर को दैट टेक 2 more months of credit period and then discharge me the payment. So what has he done, the seller has granted fresh term of credit कि 2 month लो, टेक 2 months एंड उसके बाद मुझे पे कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेलर ने गुड्स दे दिए हैं, दैट मीन्स ही हैज लॉस्ट हिज राइट ऑफ लीन। देखो कोई भी पॉइंट में जब सेलर दे देता है ना गुड्स, वो उसी वक्त उसका राइट ऑफ लीन टर्मिनेट हो जाएगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लीन, ठीक है। सो ईदर एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा, और इम्प्लाइडली कैसे होगा, यू विल, yes yes it is only applicable for that credit period, correct, ठीक है। और either expressly or impliedly, this is point number 3. And the last point is where seller leads the third parties to believe that he has no lien on the goods. इसका example देखो, A sold a car to B for rupees 1 lakh and delivered the same to the railway for the purpose of transmission to the buyer. मतलब क्या, देखो ए कोई अलग स्टेट में बैठा है, बी कोई अलग स्टेट में बैठा है, ठीक है। तो अब ए इज द सेलर, तो ये जो सेलर है ना, ये कार दे देता है रेलवे अथॉरिटीज को, सो दैट दीज रेलवे अथॉरिटीज टेक द कार टू द बायर, ठीक है, बिकॉज बोथ आर सिचुएटेड इन सम अदर स्टेट। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, हाँ, A sold a car to B for rupees 1 lakh and delivered the car to the railways for the purpose of transmission to the buyer, so that railways take this car to the buyer, ठीक है। The railway receipt was taken in the name of B. अच्छा, अब जब ये A कार दे देगा रेलवे अथॉरिटीज को, तो रेलवे अथॉरिटीज विल इश्यू अ रिसीट, और ये रिसीट के ऊपर किसका नाम लिखा होगा, इट विल बी इन द नेम ऑफ मिस्टर बी, बिकॉज रेलवे अथॉरिटीज को पता नहीं है ना कि इसको किसको डिलीवर करना है, तो ए बी का नाम लिख देता है दैट रेलवे अथॉरिटीज यू हैव टू डिलीवर दिस कार टू मिस्टर बी, सो द रेलवे रिसीट वाज टेकन इन द नेम ऑफ बी एंड सेंड टू बी। नाउ ए कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन, ऑफ कोर्स सी बात है ना, ए ने कार किसको दे दी, रेलवे अथॉरिटीज को, तो ए रेलवे अथॉरिटीज को दे दे, या ए डायरेक्टली बी को दे दे, या ए बायर के एजेंट, बायर के कैरियर, बायर के बेली, किसी को भी दे देता है, वहीं उसका राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। सो यहाँ पर पॉइंट क्या है पढ़ने के लिए नया, दैट इवन इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेलवे अथॉरिटीज है, उसके बाद भी राइट ऑफ लीन खत्म ही हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, अगर मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पर अगर हम चार्ट बना दें, दैट इफ सेलर गिव्स द गुड्स टू एनी रेलवे अथॉरिटी or to the buyer directly or to the buyer's agent, carrier or bailey or any other person
एनी अदर लिख देती हूं मैं, एनी अदर अथॉरिटी, ठीक है, किसी को भी दे देता है, उसी वक्त उसका राइट ऑफ लीन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? उसी वक्त उसका राइट ऑफ लीन विल गेट ओवर। इधर ही डिलीवर्स इट टू द रेलवे अथॉरिटी, जैसे अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा, या बायर को ही दे देता है डायरेक्टली, बायर के कोई एजेंट, कैरियर, बेली या कोई और कोई अथॉरिटी उसको दे देता है, तो जैसे ही वो कुछ दे देगा वहीं पर उसका राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट पढ़ने के लिए क्या है, ये जो एजेंट या कैरियर या जो बेली है ना, ये एजेंट, कैरियर, बेली किसके हैं, ये बायर के हैं। ये आपको पढ़ना है। ये मैं क्यों इसके ऊपर फोकस कर रही हूँ, दिस वील अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर राइट, दैट इज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स। सो what do you have to understand that these different people, they have been appointed by the buyer। ठीक है, ये सेलर के अपॉइंटेड पीपल नहीं है, these have been appointed by the buyer। ठीक है, now I'm giving you 5 minutes, read all the points। okay right of stoppage of goods in transit। ठीक है, okay, first let me give you all an introduction about this one। ठीक है, अब हुआ क्या इसकी पहले थोड़ी सी कहानी है, ठीक है, वो सुन लो। There's this seller, ठीक है he has the goods, so for the time being he has exercised right of lien, correct? Now this seller gives or hands over these goods to his agent that take these goods to the buyer। ठीक है, सेलर ने गुड्स किसको दिए हैं, अपने ही एजेंट को दिए हैं, और वो एजेंट जाके बायर को गुड्स दे के आएगा। ठीक है, और उसने ऑफ कोर्स अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भाई जब you give the goods to the buyer, make sure he gives you immediate payment। So what has he done over here? He has reserved his right of disposal, correct? So now understand that these goods is given to his particular agent। Now agent is taking these goods to the buyer, correct? So that means the goods are over here, the goods are over here। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैं पर्टिकुलर मार्क कर रही हूं, दैट मीन्स गुड्स आर इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब क्या, बीच रास्ते में है। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, बीच रास्ते में है। मतलब ऐसे समझ लो कि मैंने आपको कोई गुड्स भेजे हैं, ठीक है, और मैं आपको कॉल करके बोलती हूँ दैट द पर्सन हैज टेकन द गुड्स फ्रॉम मी। अब वो रास्ते पर होगा, आपके पास 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा। सो व्हाट एम आई इन्फॉर्मिंग यू ओवर हियर, दैट गुड्स आर इन ट्रांजिट, मतलब वो रास्ते में है, कहीं पर बीच में है। आपको जैसे आप कैब वगैरह बुक करते हो, राइट, यू सी द पर्सन इज कमिंग, बट यहाँ पर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गुड्स, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। सो नाउ हम कौन सा राइट पढ़ रहे हैं, हम वो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स वाला पढ़ रहे हैं। एंड व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि ये राइट कब एक्सरसाइजेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको मोमेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि सेलर ने गुड्स तो चलो दे दिए हैं सेलर के एजेंट को, अब ये जो सेलर का ही जो एजेंट है ना, वो अब बीच रास्ते में है, यहाँ पर है। तो जब वो इस यहाँ पर होगा, तब ये पर्टिकुलर राइट एक्सरसाइजेबल होगा। क्यों एक्सरसाइजेबल होगा, कैसे एक्सरसाइजेबल होगा, दैट विल स्टडी ओवर हियर। बट यहाँ पर मैंने आपको मोमेंट बता दिया है। ये जो रास्ते में है ना, जो सेलर का एजेंट बायर के पास फाइनली गुड्स लेके जा रहा है, तो वो जो रास्ते में है, ये एक्सरसाइजेबल कब होगा, व्हेन गुड्स आर इन ट्रांजिट। ठीक है, अच्छा अब सुनो, हुआ क्या, ये सेलर ने तो आसानी से अपने एजेंट को गुड्स दे दिए। अब ये एजेंट लेके जा रहा है बायर के पास, मतलब ये एजेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच रास्ते में है। तो ये जो बीच रास्ते में है, तो सेलर को एक इंफॉर्मेशन मिलती है, सेलर गेट्स सम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन ये है दैट ही कम्स टू नो दैट बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट।
What is the information which the seller comes to know? The seller comes to know that buyer has become insolvent. ठीक है, तो कहीं ना कहीं seller को एक fear होगा that now that he has become insolvent, तो इसको goods deliver करवाने का क्या मतलब होगा? ये डिलीवर तो करके आएगा, पर क्या बायर इसे पे करेगा? द आंसर इज नो, राइट? अच्छा, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एजेंट किसका है? दिस एजेंट ये एजेंट है, सेलर का एजेंट है। तो जब एजेंट सेलर का होता है ना, तो सेलर ये अपने एजेंट को क्या बोलेगा? वहीं पर रुक जाओ, यहां पर रुक जाओ, यहां पर। सो व्हेन द सेलर विल कम टू नो दैट बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, okay, what will he do? He will give instructions to his own agent to stop over here, to stop over here. क्या गुड्स बायर के पास चले गए हैं? द आंसर इज नो। गुड्स किसके पास है? गुड्स सेलर के ही एजेंट के पास है, और वो ट्रांजिट में है, वो रास्ते में है, वो बायर के पास गुड्स लेके जा रहा है। तो सेलर अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि भाई वहीं पर रुक जाओ, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेलर दो टाइप के इंस्ट्रक्शंस देगा सेलर के एजेंट को। क्या इंस्ट्रक्शंस देगा? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो ये होगा, ईदर स्टॉप ओवर हियर, दिस इज इंस्ट्रक्शन 1, और ही कैन ऑल्सो से स्टॉप ओवर हियर एंड कम बैक। बात एक ही है, या तो वो वहीं पर रुक जाए, या तो वो वापस से गुड्स सेलर के पास दे दे। वन एंड द सेम थिंग। व्हाई वन एंड द सेम थिंग? बिकॉज ये एजेंट किसका है? ये एजेंट सेलर का ही है। तो सेलर का एजेंट गुड्स रखे या सेलर खुद रखे, बात एक ही होती है। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर टू वेट ओवर देयर एंड नॉट मूव अहेड, और ईदर वेट ओवर देयर एंड कम बैक। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो सेलर को कन्वीनियंट लगेगा वो उसे अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस दे देगा। अगर ये सेलर का एजेंट बहुत दूर तक पहुंच गया है तो उसे बोलेगा कि भाई वहीं पर रुक जाओ। अगर पास में ही है तो क्या बोलेगा? रुक के वापस आ जाओ, बायर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दोनों केसेस में बोथ द इंस्ट्रक्शंस वर्क सेम। एंड व्हाट डू दे से? बायर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज मुझे कहीं से खबर आई है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि कैन ही गिव इंस्ट्रक्शंस टू हिज एजेंट? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज it is his own agent, that is why he can say to stop over there. अच्छा, क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं आपको एग्जांपल लेती हूं, अगर मान लो ये सेलर ने कोई बायर के एजेंट को गुड्स दिए हैं, तो क्या सेलर बायर के एजेंट को रुकवा सकता है? द आंसर इज नो, because when the seller delivers the goods to the buyer or to his buyer agent or to the buyer bailey or to the buyer's carrier, he has lost his right. तो वो उसे रुकवा नहीं सकता है। क्यों? बिकॉज वो एजेंट किसका है? वो एजेंट बायर का है। ये आपको डिफरेंस समझना है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर एजेंट बायर का होता है तो आप उसे रुकवा नहीं सकते हो, क्योंकि उस पर आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं चलेंगे। सो इफ आई राइट डाउन ओवर हियर, सेलर के इंस्ट्रक्शंस किस पर वर्क करेंगे? सेलर के ही एजेंट पर। सेलर के इंस्ट्रक्शंस बायर के एजेंट पर वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज बायर्स एजेंट वर्क्स फॉर द बायर एंड नॉट फॉर द सेलर। तो यहां पर सेलर का एजेंट लेके जा रहा था बायर के पास, तो इसलिए बायर इसे इंस्ट्रक्शंस दे सकता है टू स्टॉप एंड कम बैक। बट अगर यही बायर का एजेंट होता तो सेलर की उस पर नहीं चलती। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है? तो बता दो मुझे। Is everybody understood up till here? Okay, so today we'll be reading these 5 points. ठीक है, सुनो अब। शॉर्ट में पढ़ेंगे आज, डिटेलिंग में कल देखेंगे। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, अच्छा, अब वो सेलर के एजेंट को रुकवाने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, वो हमें देखने हैं। ठीक है, ही शुड बी एन अनपेड सेलर। हम बात ही अनपेड सेलर की कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट। गुड्स आर इन ट्रांजिट, मतलब क्या? गुड्स बीच रास्ते में होने चाहिए, राइट? ये भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड देखो, सेलर हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स। पार्टेड मतलब क्या? सेपरेटेड। देखो,
सेलर ने गुड्स किसको दिए थे? सेलर ने गुड्स सेलर के एजेंट को दिए थे, करेक्ट। तो सेलर का तो पोजेशन चला गया ना, तो वो बस वही लिखा है, सेलर हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स। पार्टेड का मतलब क्या होता है? इज बीन सेपरेटेड। अब गुड्स किसके पोजेशन में है? सेलर के एजेंट के पास है, करेक्ट। सेलर का ही एजेंट है, नो डाउट, बट सेलर का तो पोजेशन चला गया। अब फॉर द टाइम बिंग पोजेशन किसके पास है? सेलर के एजेंट के पास है। सेलर के पास है क्या? द आंसर इज नो। द पोजेशन इज विथ whom? द पोजेशन इज विद द सेलर्स एजेंट, करेक्ट। एंड द फोर्थ पॉइंट सेज दैट बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, करेक्ट। मैंने आपको बताया था कि कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई है सेलर को कि भाई बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अब ब्रैकेट में इंसॉल्वेंट क्या होता है उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया, यू कैन रीड इट। आपने अकाउंट्स अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट। द पर्सन हु हैज मोर डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस in comparison to his own liabilities, correct, this is the meaning of insolvent. And the fifth point says that if other provisions of SOGA do not prevent, मतलब अगर कोई और प्रोविजंस है, अगर कोई और कंडीशंस है, तो वो भी उससे फॉलो करने हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ऐसे मिसलेनियस पॉइंट होता है ना, वो है इफ यू आर नॉट इवन राइटिंग दिस फिफ्थ पॉइंट इट्स स्टिल ओके। द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट 4 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। वो अनपेड होना चाहिए, ओके, गुड्स बीच रस्ते में होना चाहिए, बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, और फॉर द टाइम बीइंग गुड्स सेलर के पोजेशन में ना होके किसके पोजेशन में होंगे? सेलर के ही एजेंट के पोजेशन में होंगे। क्लियर है सबको? ओके, फॉर द होमवर्क प्लीज कीप रिवाइजिंग, ठीक है। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी, ठीक है। कोई डाउट होता है तो मुझे मैसेज कर देना, ओके, और वील सॉल्व इट टुमारो, ठीक है। बाकी का हम कल कर देंगे, ठीक है।